નમસ્કાર મિત્રો, હું ઋષિ પાઠક નેચર ક્લબ સુરત કો એક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથન અને વાઇલ્ડલાઇફ એન્ડ નેચર વેલફેર ટ્રસ્ટ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે આજે વાઇલ્ડલાઇફ વેબિનારની સિરીઝ જે ચાલુ કરી હતી, આજે આપણે સિરીઝના 12મા દિવસે પહોંચી ગયા છે. 12 દિવસ ખબર નહીં કઈ રીતે કપાઈ ગયા. તમારીને આપણે એક સાથે અલગ અલગ વિષયો પર અલગ અલગ સાથે આપણે ડિસ્કસ કરતા કરતા ક્યાં 12 દિવસ અત્યારે આપણને ખબર જ ના હતી. ગઈકાલે આપણે એક ખૂબ જ સરસ ટોપિક પર શર્વિનભાઈ સાથેથી વલ્ચર ઉપર સાંભળ્યું હતું. ખૂબ જ એમને ઉમદા માહિતી આપણી સાથે શેર કરી, વલ્ચર વિશે નવી વાતો આપણી સાથે શેર કરી. તો એવી જ રીતે અત્યારે જે આ કોરોનાનો જે કાળ ચાલી રહ્યો છે, એની વચ્ચે આપણને બધાને ઘણા બધા એવા અંધશ્રદ્ધાઓ કામટી ગયા વિશે છે, એટલે કે બેટ્સ વિશે છે. તો આપણી એ જ અંધશ્રદ્ધાઓને દૂર કરવા આજે આપણી જોડે ડોક્ટર દીપિકા વલ્સરાજન મુંબઈ ઝૂથી જોડાયા છે, જે આપણને બેટ્સ એટલે કે ચામાચીડિયા વિશે ઘણી રસપ્રદ માહિતી આપશે અને આપણને જે અંધશ્રદ્ધાઓ છે કે જે આપણે અજાણતામાં જે કઈ બાબતોને આપણે ધ્યાનમાં રાખી લઈએ છીએ તે બધી દૂર કરશે. ડોક્ટર દીપિકા, I request you to start the session. Thank you so much for joining us. Okay. Hello. I'm just trying to see where the screen has gone. नमस्ते. आज मैं बैट्स का एक टॉपिक शेयर करना चाहूंगी. जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बैट्स, उनका इम्पोर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में, एंड जो कॉमन काल्पनिक बातें कही जाती है बैट्स के बारे में, उसे मिथ्स कहते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं. सो मैं जब बैट का ये वर्ड यूज करती हूँ, चमगादड़ या बैट, सो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में जो पिक्चर आता है वो है वैम्पायर का, या फिर एक पुराना भूत बंगला जहाँ पे बहुत सारे बैट्स है. Am I right? Something like this. So ये गलती है मीडिया की, हॉरर मूवीज, पुराने किताबें, जो हमेशा बैट्स को एक नेगेटिव लाइट में बताते हैं. सो आज हम जानते हैं कि बैट्स का रोल क्या है एग्जैक्टली इन द इकोसिस्टम. सो व्हाट आर बैट्स? बैट्स जो है, जिसको ओनली ट्रू फ्लाइंग मैमल बोलते हैं, बिकॉज ये इकलौता ऐसा मैमल है जो बर्ड की तरह प्रॉपरली फ्लाई कर सकता है. बाकी मैमल्स भी है, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल है, शुगर ग्लाइडर है, देन फ्लाइंग लीमर, ग्लाइडिंग लीमर है, जो थोड़ा सा ग्लाइड कर सकते हैं, बट जैसे बैट्स फ्लाई कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता. इसीलिए उनको ओनली ट्रू फ्लाइंग मैमल कहा जाता है. और ये आता है ऑर्डर कायरोप्टेरा के अंदर, जो एक ग्रीक वर्ड है. कायरो यानी कि हाथ और टेरा यानी कि विंग्स. तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन है कि इनके हाथ हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विंग्स. ओके, अभी इसके अंदर देयर आर दो सब ऑर्डर्स है. मेगा कायरोप्टेरा, जो मेगा है, बिग है, वो फ्रूट ईटिंग बैट्स बोलते हैं. और माइक्रो कायरोप्टेरा, जो छोटे साइज के हैं. ज्यादातर हमको दिखते हैं एंड हमको लगता है कि ये बच्चा है बैट का, बट वो एक्चुअली बच्चा नहीं होता है, वो एडल्ट होता है, सिर्फ उनका साइज छोटा होता है. एंड ये जो बैट्स है वो इंसेक्ट्स, जीव जंतु, ये सब खाते हैं. तो अभी एक काल्पनिक कथा जो लोग बोलते हैं कि सारे बैट्स खून चूसते हैं. इट्स अ मिथ. इट्स टोटली रॉन्ग. सारे बैट्स खून नहीं चूसते. यहाँ पे सिर्फ 3 बैट्स की स्पीशीज है जो खून चूसते हैं, उनको वैम्पायर बैट्स बोलते हैं. और ये जो वैम्पायर बैट्स है, उनका साइज आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में, बहुत छोटा है. तो वो खून चूस भी लेगा किसी मैमल का, वो हार्डली एक स्पून के हिसाब, लाइक स्पून फुल, उतना ही खून ले सकता है. एंड ये बैट्स से किसी को इतना कुछ हार्म भी नहीं होता है. सो ये एक बड़ा मिथ हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि बैट्स खून, सब बैट्स खून नहीं चूसते. वी हैव फ्रूट ईटिंग बैट्स है, इंसेक्टिवोरस बैट्स है, एंड ओनली 3 स्पीशीज ऑफ ब्लड सकिंग बैट्स है. इनकी जो डाइवर्सिटी है काफी है. इन्हें सेकंड लार्जेस्ट मैमेलियन ऑर्डर बोलते हैं, बिकॉज जितने भी मैमल्स है, लाइक राइट फ्रॉम कार्निवोर्स, फिर ह्यूमंस, अंगुलेट्स, हर्बीवोर्स, सब मिला के उन सब में से 25% बैट्स ही है. और बैट्स आर वाइड स्प्रेड.
ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका दिखते हैं, just like humans. I mean, humans are everywhere, but bats are also giving them equal competition. And जो लार्जेस्ट बैट यहाँ पे आप देख रहे हैं, दैट्स द जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स. आप उसका साइज देख सकते हैं. एंड जो सबसे छोटा बैट है उसे बम्बल बी बैट बोलते हैं. आप देख सकते हो उंगली के आधे साइज का ही है, बहुत छोटा होता है. सो बैट्स किस तरह से जान सकते हैं कि उनके सामने या उनके आजू बाजू में कुछ ऑब्स्टिकल है या कुछ वस्तु है या फिर कुछ इंसेक्ट्स है, लाइक हाउ डू दे नो? सो इनमें एक मैकेनिज्म है जो एकोलोकेशन बोलते हैं. इससे क्या होता है, वो अपने नोज या फिर माउथ से एक क्लिकिंग साउंड एनवायरनमेंट में एमिट करते हैं. और ये जो साउंड है वो उनके सामने या आजू बाजू में जो भी वस्तु है उसको टकराता है, और फिर से जो साउंड वेव्स आती है वो ट्रैगस नाम का एक ऑर्गन है ईयर के बाहर, उस पे रिसीव होता है. सो इस हिसाब से वो बैट्स को समझता है कि उसके बाजू का वस्तु कितना बड़ा है या इंसेक्ट कितना बड़ा है या उसे किस डायरेक्शन में जाना है, ऑब्स्टिकल्स क्या है. सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है एकोलोकेशन का इन बैट्स. लेकिन एक्सेप्शन है फ्रूट बैट्स के, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो बड़े बैट्स है जो फ्रूट्स खाते हैं. उनमें एकोलोकेशन का पावर काफी कम है, बिकॉज जो ऑर्गन्स प्रोड्यूस करता है वो साउंड्स, वो इतना वेल डेवलप नहीं है, किसी में लैकिंग है. सो एक ही बैट है फ्रूट बैट्स में से, इजिप्शियन फ्रूट बैट, जो एकोलोकेशन यूज करता है. बाकी सारे बैट्स एकोलोकेशन यूज नहीं करते, बल्कि उनकी जो आईसाइट है वो 3 गुना ह्यूमंस इंसानों के कंपैरेटिवली बेहतर है. तो ये जो बाकी के फ्रूट बैट्स है वो कभी कभी अपना विंग का क्लिक्स यूज करते हैं फॉर एकोलोकेशन, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है जितने बाकी के बर्ड बैट्स यूज करते हैं. सो यहाँ पे हमने एक मिथ बस्ट किया है कि बैट्स आर ब्लाइंड. सो बैट्स आर नॉट ब्लाइंड, बैट्स अंधे नहीं होते. फ्रूट बैट्स को बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है, बल्कि जो छोटे छोटे बैट्स है वो एकोलोकेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं. कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है काफी लोग कहते हैं कि बैट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर पेस्ट्स, ऐसे बहुत लोग कहते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट कि बैट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट इज नेचुरल पॉलिनेटिंग एजेंट. जो पॉलिनेशन से जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है उसका इम्पैक्ट होता है लोकल इकोनॉमी से. सो आप देख सकते हैं कि अगर बैट्स पॉलिनेट ही नहीं करेंगे, द फ्रूट्स वी गेट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, वो इफेक्ट होगा लोकल इकोनॉमी पे. सो बैट्स आर इम्पॉर्टेंट. Then the second point is seed dispersal, which is very important for regeneration of rainforest. And we have the third point, controlling insect populations. जो Microcheroptera suborder था, छोटे bats जो insects खाते, around 1319 bat species है छोटे छोटे, जो इतने सारे agricultural pests खा जाते हैं कि इतना beneficial है for the agriculture, उसके रिलेटेड इकोनॉमी के लिए. आपने टकीला एंड चॉकलेट तो सुना ही होगा. सो टकीला का जो मेन बेस होता है अगेव प्लांट से बनता है, एंड ये अगेव प्लांट का पॉलिनेटर्स आर सोली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैट्स. एंड देन चॉकलेट में जो कोको प्लांटेशंस होते हैं, वो प्लांटेशंस के फार्मर्स तो खुशी खुशी बैट्स को इनविटेशन देते कि आओ भाई हमारे फार्म में, बिकॉज वो लोग अपना इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं. तो एक स्टडी हुआ था जहाँ पे उन्होंने ये नोटिस किया कि जब बैट पॉपुलेशन वो प्लांटेशन से निकाल दिया गया, वहाँ के जितने भी प्रोडक्शन थे 20-30% से कम हो गया, बिकॉज इंसेक्ट्स ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था कोको प्लांटेशन. बट उन्होंने जब बैट्स को री इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, तो पूरा बैक टू नॉर्मल आ गया. सो इतना इम्पैक्ट होता है एक बैट के
कॉलोनी को उनके वहां से निकाल देना प्लांटेशन एरिया से। एंड लास्टली उनका जो डेफिकेशन होता है एक्सक्रीटा, उसको गुआनो बोलते हैं, जो बहुत जगह पे फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आते हैं एवोल्यूशन पर। सो बैट्स के एवोल्यूशन पे ज्यादा एविडेंस नहीं है, मेनली बिकॉज उनके जो बोन्स है वो इतने डेलिकेट है तो वो फॉसिलाइज नहीं हो पाते। सो जो फॉसिल्स है उसके जितने भी फॉसिल्स मिले हैं बहुत कम है। सो वो जो लिंक नहीं मिलता है किसी को कि इन लोग का एवोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो एक फॉसिल है ऑन्कोनिटरीज फिने का, विच जो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बैट नॉर्मली जैसा है वैसे ही दिख रहा है। तो आई मीन साइंटिस्ट को ये नहीं समझ रहा है कि इसके पहले बैट्स कैसे थे या इसके आगे बैट्स का क्या हुआ, किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ। सो वो एक लिंक हमेशा से मिसिंग है। एंड बैट्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स आप गेस कर पाओगे तो दे आर कार्निवोर्स, फिर अंगुलेट्स, डियर स्पीशीज एंड ऑल, देन वेल, ये सब है बैट्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। सो बैट्स ऐसे इवॉल्व कैसे हुए? वन थियोरी इज कि मे बी ये एक फ्लावरिंग या फिर इंसेक्ट्स के रिस्पॉन्स पे वो लोग ऐसे इवॉल्व हुए। दे डेवलप द फ्लाइट, दे डेवलप एकोलोकेशन, वो एक रीजन हो सकता है। और 3 थियोरीज ऑलरेडी डिबेट में है, वेदर बैट्स के फ्लाइट पहले आए या उनका एकोलोकेशन का रिस्पॉन्स पहले आया, या वेदर एकोलोकेशन पहले आया या फ्लाइट बाद में, या फिर दोनों पैरेलली इवॉल्व हुए। सो इट्स स्टिल ऑन डिबेट, अभी तक नो कंक्लूजन। बैट्स पता है आपको कैसे रूस्टिंग, यू ऑल मस्ट हैव सीन कोई केव्स में या फिर कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग होगा, माइंस, हाउसेस, यहाँ पे सब उनका रूस्टिंग साइट्स होता है। एंड जनरली ये लोग अपने रूस्टिंग साइट्स बदलते रहते हैं, रीजन बीइंग टू अवॉइड पैरासाइट बिल्डअप। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक ही जगह पे रहेंगे तो उनका पैरासाइट बिल्डअप ज्यादा होगा बिकॉज दैट एरिया विल be holding a lot of parasite. लेकिन if they keep changing the roosting sites, उसका threat उनपे कम होगा, उसका इफेक्ट। एंड जो फीमेल्स होते हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव टाइम पे अपना अपना रूस्ट बनाते हैं। एंड विंटर में कई स्पीशीज है जो हाइबरनेट करते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर कम रखते हैं। बैट्स का लाइफ स्पैन इज मोर देन 30 years एंड उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है काफी स्लो है। सॉरी, एक साल में वो 1 या 2 पप्स ही देते हैं। एंड द रीजन बीइंग कि आप जैसे ये फोटो में देख रहे हैं, बैट्स अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं टिल अ सर्टेन पीरियड। वो बच्चे को इवन फ्लाइट पे भी बच्चे को लेकर जाते हैं। सो इसीलिए उन लोग एक ही पप प्रोड्यूस करते हैं एट अ टाइम, इसीलिए उनका रिप्रोडक्शन ग्रोथ काफी स्लो होता है। ऑल्सो ये लोग अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, दूध पिलाते हैं एक्सेट्रा, दे आर मैमल्स। सो नाउ वी कम टू बैट्स एंड डिजीजेस, which is the hot topic right now because of the pandemic and all. So bats are known to host around 60 zoonotic viruses, और इन्हीं के राइवल्स है अपने चूहे, रोडेंट पॉपुलेशन। रोडेंट पॉपुलेशन में भी उतने ही नंबर ऑफ डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिन्स, प्रोटोजोआ सब पाए जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो बैट्स के अंदर जो वायरसेस है वो जूनोटिक है, यानी वो इंसानों में बहुत फैल सकता है, बल्कि रोडेंट्स में जो है ये प्रकार के जो बैक्टीरिया या हेलमिन जो है वो काफी कम है। इसीलिए बैट्स को नंबर 1 होस्ट ऑफ जूनोटिक वायरसेस बोले जाते हैं। और जो डिजीजेस अभी आ रहे हैं फ्रॉम बैट्स, ये जस्ट
50 साल पहले से ही शुरू हो रहे हैं एंड हमको पता है कि कौन है इसके जिम्मेदार. इट्स नॉट बैट्स, इट्स सोली ह्यूमन बीइंग्स. So, why do bats transmit so many diseases and not get affected by them? सबको ये क्वेश्चन रहता है कि बैट्स में इतने सारे डिजीजेस है लेकिन उनको क्यों कुछ नहीं होता. द रीजन बीइंग, एक है उनका लॉन्जिविटी, दैट इज उनका लाइफ स्पैन. इतना छोटा ये मैमल है, उसके कंपैरिजन में उसका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है. अगर हम दूसरे मैमल से कंपेयर किया तो इतना सा है ये मैमल, लेकिन 30 इयर्स तक जी सकता है. सो वायरस के लिए तो ये सबसे बेस्ट होस्ट है. इतने साल वो उसके अंदर रह सकता है. और इनका जो रूस्टिंग बिहेवियर है, सोशल एनिमल है, ये सब इकट्ठा रहते हैं, तो स्प्रेड ऑफ वायरस इज फास्टर, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चिकट चिकट के रहते हैं. वायरस को और क्या चाहिए. दिस इज द बेस्ट होस्ट. एंड अभी ये सब वायरसेस इनको कुछ कर नहीं पाते. व्हाई? बिकॉज ये एक फ्लाइंग मैमल है. हम किसी को फ्लाई नहीं कर सकते. सो व्हेन दे फ्लाई, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी जो यूज किया जाता है फ्लाई करने के लिए. एंड जितना ज्यादा एनर्जी यूज होता है उतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में. और ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो अपने खुद के बॉडी को इफेक्ट हो सकता है. द डीएनए कैन बी अफेक्टेड एंड ऑल. सो बैट्स जब इवॉल्व हुए, उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया, इम्यून रिस्पॉन्स बनाया, जिससे वो अपने बॉडी को ज्यादा टेंशन नहीं देते, लेकिन वो वायरस अपने बॉडी से इन्फेक्शन होने नहीं देते. सो ऐसे वो लोग का इम्यून रिस्पॉन्स इज लाइक रियली ग्रेट. सो इवन इफ अ वायरस एक बैट के अंदर है, वो उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है. उसके जैसे इंसानों में साइंस आते हैं लाइक फीवर, वॉमिट, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड ऑल होता है, वैसे कुछ भी सिम्टम्स बैट्स में नहीं आते. वो लोग वो सब कुछ सह सकते हैं. तो इससे क्या होता है, बैट्स द वायरस को इनके अंदर ज्यादा टाइम मिलता है मल्टीप्लाई करने के लिए. और इन दिस केस अगर कोई एक बैट वीक हो गया या मरने के स्टेज में है, तो उस टाइम पे ये वायरस एकदम फटाक से बाकी के जानवरों पे स्प्रेड हो सकता है. सो एंड वी आर नॉट इक्विप्ड विथ इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स. हम में इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है. तो हम में अगर कोई ऐसा बैट से वायरस आ गया, 2-3 दिन में हम बीमार पड़ते हैं. हमारा बॉडी इतना फाइट करने की कोशिश करता है कि हम थक जाते हैं एंड दैट्स हाउ वी डाई. So this is the difference bats में और other mammals में. उनका immune response is really great. हमारा बहुत sluggish है. अब हम बात करते हैं climate change and bats. कैसे climate change has affected bat population, how it has impacted disease outbreaks. ये सब जो हो रहा है, it's all because of climate change, human intervention. ये जो पर्टिकुलर फोटो है, इट्स फ्रॉम लास्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, व्हेन सिर्फ 2 दिन में इन नवंबर वहां का टेम्परेचर 42 डिग्री से ज्यादा हो गया. एंड ये जो बैट्स है सब गिरने लगे. दे ऑल स्टार्टेड डाइंग, वीक होने लगे. जस्ट इन 2 days अराउंड 75,000 पॉपुलेशन में से 20,000-25,000 बैट्स ऐसे ही चले गए. लाइक 1/3 ऑफ पॉपुलेशन डाइड इन जस्ट 2 days. देन इंडिया में डिफॉरेस्टेशन इज अ सीरियस थ्रेट. इबोला का मेन रीजन इज द डिफॉरेस्टेशन फॉर पाम ऑयल एंड ऑल दैट. सो फॉर मेनी पीपल, बहुत लोगों के लिए ये सब मामूली न्यूज है, इसका कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है. बट एक्चुअल में देखा जाए तो इट्स वेरी कंसर्निंग, बिकॉज बैट्स ऐसे मैमल्स है जो जितना ट्रीज उन पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए, उतना ही बैट्स उन पे डिपेंड करते हैं उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के लिए. लाइक दे आर सो स्मार्ट कि ट्री का फ्लावरिंग या फ्रूटिंग सीजन होगा, उस हिसाब से ये लोग अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल सिंक्रोनाइज करते हैं.
और एनी चेंज इन दिस नॉर्मल साइकिल लाइक डिफॉरेस्टेशन हुआ, कुछ भी हुआ, इसका डायरेक्ट इफेक्ट बैट्स के नॉर्मल साइकिल पे होता है। तो इससे क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी कम होता है, रूस्टिंग साइट कम होता है, कंपटीशन बढ़ती है इनमें, स्टार्वेशन बढ़ता है। स्टार्वेशन बढ़ गया, डेफिनेटली वीक बैट्स आएंगे, सिक बैट्स आएंगे, एंड वी ऑल नो है तो क्या हो गया, उनका वीक इम्यूनिटी वीक होता है, दे कैन नॉट फाइट द वायरस एंड दे जस्ट स्पिल द वायरस एवरीवेयर एंड वी आर अफेक्टेड। ऐसे वो ह्यूमंस में फैलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी बैट पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है, दैट दे आर हेल्दी। सो वी हैव टू सी टू इट दैट वी डोंट डिस्टर्ब देयर रूस्टिंग साइट्स। सो अभी आपको समझा कि बैट्स के कितने सारे यूजेस है, एंड स्टिल जब भी कोई बैट या चमगादड़ बोलता है, हमारे सामने ड्रैक्युला यही शब्द आता है, सीरियसली। तो ये एक वायरल इमेज आप सबको पता होगा, काफी वायरल हुआ था जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक एंड पैंडेमिक शुरू हुआ था। इस इमेज के वजह से बहुत सारे प्लेसेस में बैट्स के रूस्टिंग साइट्स पे हमला कर रहे थे, बहुत बैट्स को मार रहे थे, क्योंकि ऐसा न्यूज फैला था कि कोरोना वायरस स्प्रेड फ्रॉम बैट्स। So are they spread from bats? No, it's absolutely wrong. And to prove that, we have a good evidence. Indian Council of Medical Research ने around 25 bats को, or belonging to the fruit bats, 2 species of fruit bats from 4 different states, उन्होंने samples collect किए and ये find out किया कि इनमें जो virus है वो बिल्कुल भी COVID-2 के लिए responsible नहीं है. So you guys are safe. Bats are not the causative agents for COVID-19. So this was another rumor which was spread and which led to people killing bats, people hating bats. So it's not true, and I hope you guys spread it as well. तो हम क्या कर सकते हैं फॉर द बैट्स? फर्स्ट इज हमारा जो नजरिया है टुवर्ड्स बैट्स वो चेंज करना चाहिए. Bats are not evil, bats are not negative, they are good, they are very important for the ecosystem. And इसीलिए we can have like monitoring programs रख सकते हैं. Each area में wildlife enthusiasts like normal students, कोई भी अपने एरिया में अगर रूस्टिंग साइट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, विच सीजन में वो लोग रूस्ट करते हैं, कौन से सीजन में शिफ्ट हुए वहां से रूस्टिंग साइट, उनके एरिया के फॉरेजिंग ट्रीज कौन से है. सो यू कैन कीप अ डेटा ऑफ ऑल दैट. ये बहुत हेल्पफुल होगा. देन प्रोटेक्ट द रूस्टिंग साइट्स. कहीं पे रूस्टिंग साइट है, इफ समवन वांट्स टू destroy it, get it to the notice of wildlife enthusiasts. We can stop it. We should protect the roosting sites. Plant more trees. Then कोई abandoned houses, factories कहीं होंगे जो एकदम suitable place है for bats to roost, वहाँ पे आप bat boxes install कर सकते हैं. फिर conservation outreach programs के थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं to inform them about the importance of bats, to involve them in conservation programs. काफी कुछ कर सकते हैं. And mainly stop spread of rumors. किसी ने कुछ बात के खिलाफ बोला तो उनको अच्छे से जवाब देना. Thank you. I hope I think I went a bit too fast. So किसी को कुछ डिस्कस करना है?
I mean, you can ask me questions. Okay, so since we have more time, और क्या बात कर सकते हैं on bats? Like, you say रेबीज भी स्प्रेड होता है बैट से, काफी लोग बोलते हैं, विच इज ट्रू. बैट्स डू हार्बर रेबीज वायरस, लेकिन सारे बैट्स में वो प्रेजेंट नहीं होते. सिमिलर टू, हम लोग जैसे कहते हैं कि फॉक्सेस या जैकल्स व्हेन दे बाइट रेबीज होता है, बट सारे इसमें नहीं होता है. बट अगर उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम हुआ, so this could flare up, and that is when it is affecting the other people. इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर दैट आप कभी हैंडल करते होंगे बैट्स को, कोई इंजर्ड केस है, कोई रेस्क्यूड केस है, बिकॉज इट इज अ सिक बैट, ऑलवेज सी टू इट दैट आप ग्लव्स यूज करें, मास्क यूज करें टू हैंडल. Okay, so how to control bats harming on fruit farming? Uh, you give them better roosting sites, and I am not sure like how that would help, but I mean farming, it's like हम लोग ही उनके areas में invade कर रहे हैं, and if they come there, I don't see it's their fault. Like we shouldn't be farming in forest fringes. Which species of trees liked by bats? Uh, Depends on different species. I'm not really great with that, tree species and all. So, but I could find it out for you if you're really interested. Then someone asks, Amitabh Bachchan recently blamed the bats. What is your opinion? We just cleared the myth. They are not at fault. And we have evidence now, जो ICMR ने प्रूव किया है, जो वायरस उनमें से आइसोलेट किया है, it's not at all related to COVID-19. So, can we shift that home? I'm not sure about this. I mean, it would be better if an ecologist answered that question. I'm just a veterinarian interested in wildlife diseases of bats, so I'm sorry I couldn't answer that. Okay, so they are roosting on the fruit trees. You may have to change. So, what farm? What are you? What are the crops in your farm, Neha? So basically, you could shift the crop which you produce, which the bats couldn't eat. That's how people control conflict in most of the forest fringes or areas. जो भी conflict causing crops नहीं है, वो लोग उस पे ज़्यादा concentrate करते हैं. Bat excreta, it can be harmful only if the bat is sick. Like I said, if you have a weak bat, a sick bat, it can excrete virus in its excreta, urine, saliva. So if it's a healthy bat, if it's a healthy roosting site, तो कोई problem नहीं है.
Fruit farming. Okay, so that is why they raid your crops, orange and lemon. How can we differentiate? Dhruv, I'm so sorry. I'm not an ecologist, bat ecologist, so I wouldn't be able to help you with identification of bats. But all I know is the tragus, जो मैंने mention किया था, which is the receiving organ, which is quite important in bats. That, the nose, the ears, these are all the important aspects of identifying bats. What utmost care is required while rescuing bats? You could use hand gloves, a mask, that should be enough. Hand gloves, thick enough that you don't get bitten by them. Kite festivals में injured हुए bats के बारे में कुछ information. क्या type of information do you want? अब खाली बता inform. I didn't get this question. Like kite festival में injured हुए bats के बारे में क्या जानना चाहते हैं? How to treat them? I could answer that since I'm a vet. But what else would you want to know? Information about lifespan and life cycle. I have already mentioned in the presentation. They live for like 25 to 30 years or more and reproduce twice a year, one pup or two pup at a time. Anything interesting you guys would like to share about bats? Any experiences? Any book on bat species? I'll find out and let you know. I guess you're asking for the identification piece. I'm not well aware of that, so I could get back to you. Have you all rescued bats? Any of y'all? And if so, किस state पे rescue किया है? I mean, like, what were the cases? Yes, Hardi. Okay, so Akshay's question on bat treatment, like kite festivals में injure होते हैं तो you treat them as mammals and जो भी injuries है you treat them as normal wounds, and if there's a fracture, you know the bones are really delicate, so you have to be really careful even while handling them and stabilize them with saline. Subcut saline दे सकते हैं. Keep them in dark. Do not unnecessarily stress them out during the daytime. And
Be careful while if you have to force feed them. They have sharp teeth. My special experience about bat treatment, nothing as such. I usually get dead bats. Oh, oh. I hope they have got better and you could release them back. Okay. Any more questions? So since you guys are involved with rescue, like how do you all rehabilitate them back? कहाँ पे, like I would really like to know how you guys handle them. उनको फिर से अपने roosting sites पे introduce करते हो, कैसे करते हो? Uh, Antibiotics, general antibiotics, depending on what it is. If it's a wound, if it's some infection, it varies, dear. Like I cannot be specific. You can use normally जो आप mammals या kittens सब में use करते हैं, you can use them. Whoa, okay. How many bat species we have in Gujarat? No idea. But in India, I guess we have more than. I did read about it. I told you I'm not like very into the ecology kind of questions of. Let me check. Uh, hmm. So something I know is Western Ghats has 25 genera, around 52 species for Hardeep. I'm not sure how many Gujarat specifically has.
Anything else you would like to know? So, someone asked me about my experience with bats treatment. So, treatment wise, we've hardly got bats since, uh, like in Mumbai, at least, अभी तक तो मिले नहीं है treatment wise. But while I was in Kerala, we used to get dead bats. So, usual post-mortem to find out if there was anything wrong. But they were basically no disease related, just stress related thing. Whoa, okay. I do have a presentation. I'll have to look for it. Hold on. So, just reading out something from the presentation. And okay, thank you. Thank you, Jayesh. So, like I said, uh, main aspect of bats identification की are the ears. So, echolocation जो use करते हैं bats, उसमें the ear size is bigger compared to the fruit bats. And then I spoke about targus, which is the part here in the middle of the ear, which allows the sound waves which come back to enter the ears, and they what do you say, वो कंट्रोल करते हैं कितना फ्रीक्वेंसी आई मीन कितना इसमें से वो आवाज ईयर में पहुंचना चाहिए. सो दैट इज समथिंग विच दे हैव डेवलप्ड. बिकॉज ऑफ दिस दे कैन गेज कि सामने वाला इंसेक्ट या फिर ऑब्स्टिकल कितना बड़ा है कितना छोटा है. So that is something really interesting about the anatomy in bats. Then we have uh, we can talk about the wing. If you all know, I'm sure you guys know that the cartilage जो है उसका, the skin
it has the ability to repair itself. So if there are small holes, I remember Nilofer told me that there were holes in the wings. Nilofer, if you're still there, you could maybe mention about how it healed, how many days it took, whether they actually survived. And like when we were talking about evolution, uh, bats के जो forelimbs and hind limbs में भी difference है. Like पहले they were longer, now they are shorter. So उसका भी use अभी तक समझा नहीं है. That is another thing. Then the solution is coming in. Yes. I think there is no question. Hello. Hello. Yeah. There is no more questions from the Yes. viewers, so we can end up here. Thank you so much, doctor, for joining us Okay. for a great session and Thank you. Yeah. interesting thing about the Good. bats. સો મિત્રો આપણે આવતીકાલે મળીએ નવા ટોપિક સાથે નવા દર્શકને. તો તમને બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે, જો અમારું પેજ તમે લાઈક ન કર્યું હોય, નીચે ક્લબ સુરત કોએક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથન અને વાયલાફ નીચે વેલફેર ટ્રસ્ટ, તો લાઈક કરો અને આપણી જે ઇવેન્ટની જે દરેક આપણે અપડેટ્સ મૂકતા રહીએ તેને વધુને વધુ શેર કરો, જેથી વધુને વધુ લોકો આપણી સાથે જોડાય અને આવી નવી માહિતી જાણી શકે. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you. Bye.